चलें सर, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है फाइनेंस। ठीक है जी। सबसे पहले सर इसके बारे में समझते हैं। सर देखें, एक बंदे के ऊपर, सर हम बात करते हैं इसको तोड़कर। सर एक कंपनी है और एक बंदा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर आपको इस तरह समझाता हूँ। सर ये एक बंदा है, ठीक है जी। ये एक बंदा है और ये है एक एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। सर एबीसी लिमिटेड बीइंग अ कंपनी, सर इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। इसके ऊपर बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट है कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी भी, और इसको क्या करेगी, इसको डिस्क्लोज भी करेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाएगी भी। सर इस बंदे के ऊपर कोई भी बाय लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। ये बनाता है क्यों सर? ये बंदा इंडिविजुअल क्यों बनाता है? ताकि ये फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ताकि इसको पता चल जाए कि यार मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा। देयरफॉर ये इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। आमतौर पे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पांच चीजें होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। सर हम इसमें सिर्फ अभी दो की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए काम आएंगी? सर कौन इसका यूजर होगा? सर इसका यूजर हो सकता है आपकी कंपनी का एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय कैसे यूज करेगा? सर वो देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, तो उसकी फ्यूचर में जॉब रहेगी, अदरवाइज उसकी फ्यूचर में जॉब नहीं रहेगी। सर एम्प्लॉयज आपका पोटेंशियल शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा सर, फिर हम बात करते हैं कस्टमर्स की। अच्छा, कस्टमर्स में हमारे पास कस्टमर्स उस बिजनेस के साथ डील करना पसंद करते हैं जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है। बैंक्स आपको आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों देखते हैं? सर क्योंकि वो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट इसलिए देखती है क्योंकि गवर्नमेंट आपके पास ग्रांट वगैरह देती है आपको, तो इसलिए वो देखकर उसके हिसाब से देती है। देन शेयर होल्डर्स, सर शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी के ओनर्स अगर जब शेयर होल्डर होंगे तो सर हम वो जाहिर है अल्टीमेटली उनको फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए। और सर टैक्स अथॉरिटीज, ताकि वो आपके ऊपर टैक्सेस वगैरह। सर हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर को, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं। कहते हैं, मैंने पर्सन इज ऑपरेटिंग अ बिजनेस अलोन एज सोल ट्रेडर। सर एक बंदा जब सोल ट्रेडर काम करता है, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स बिजनेस मेक। सर वो सारे के सारे प्रॉफिट घर ले जाता है। सर इसका मैंने एक समराइज वर्जन ये लिख दिया कि रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज सोल ट्रेडर। सर अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो इसके क्या फायदे होंगे कि सर आप क्या करेंगे, सर अपने सारे के सारे प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेंगे। ठीक है, ऑल प्रॉफिट्स आर बिलोंग टू सोल ट्रेडर। सर वो घर ले जाएगा सारे के सारे प्रॉफिट को, और नो शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर आपको किसी को कोई प्रॉफिट नहीं शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, सर आसानी से बन जाता है। सर देखें, इसकी ना इसके इसके कंपैरिजन में चीजों को समझें। सर अगर एक कंपनी फॉर्म हो रही है ना, तो कंपनी के ऊपर बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है टू रजिस्टर। ठीक है जी। तो सर अब सोल ट्रेडर है, तो सोल ट्रेडर क्या कर रहा है? सर लेट से ये सोल ट्रेडर शुरू करना चाह रहा है बिजनेस ऑफ, लेट से ये फार्मेसी ओपन कर रहा है। तो सर ये फार्मेसी जब ओपन करेगा, जैसे हमारे पास दवाओं वगैरह ये सारी चीजें, सर बस उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज इस पर कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सर अगर आप इन इसके उस साइड कंपनी के सोल ट्रेडर को देखते हैं, सॉरी कंपनी को देखते हैं, तो कंपनी को बाय लॉ बहुत सारी जगहों पर रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, और ये इसको जाहिर है सेटअप करना, बीइंग सोल ट्रेडर एक बिजनेस को सेटअप करना आसान होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, फिर क्या होता है? सर आपके पास फुल कंट्रोल होता है। किसके पास? सर ओनर के पास, बिजनेस का। सर वो बिजनेस की सारी डिसीजन मेकिंग, ऑल द की decisions of business would be taken by ओनर। सर ओनर के पास फुल कंट्रोल होता है। सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। सर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। सर इसको ना समझिएगा, सर इसको यहाँ पर समझिएगा कि सर जब एक बिजनेस एक कंपनी होती है, सर कंपनी का मतलब हो गया सर लेट्स से एबीसी लिमिटेड। सर इस कंपनी पर बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि ये हर साल एवरी ईयर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेगी। किसके सामने? सर शेयर होल्डर्स के सामने।
और सर ये इसको डिस्क्लोज करेगी। हर साल इसको डिस्क्लोज करना, प्रेजेंट करना जरूरी है। इसको इसको अपने वेबसाइट पर भी लगाना होगा, और जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बीइंग सोल ट्रेडर आपके ऊपर बाय लॉ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट, ठीक है जी, एंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिकली डिस्क्लोज। तो सर इसको क्या करना पड़ता है? सर यहाँ पर कंपनी के केस में आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। फिर कहते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज सोल ट्रेडर। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सर अगर लेट से बैंक्रप्सी हुई, तो सोल ट्रेडर को, जो बंदा हो जो बिजनेस कर रहा है, उसको अपने पर्सनल एसेट भी बेचकर अपने बिजनेस के डेट को चुकाना पड़ेगा। सर इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा यहाँ पर। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि सर एक बंदा है, उसके बिजनेस में नॉन करंट एसेट है 100 रुपए के, करंट एसेट है 50 के, और सर उसके पास लाइबिलिटीज है, टोटल नॉन करंट लायबिलिटी है 150 की, और करंट लायबिलिटी है लेट से 70 की। तो सर अब वो जब उसके पास 150 रुपीज आएंगे, लेकिन सर उसको पे कितनी करनी है? सर 150 और टू यहाँ पर 70 रुपीज अपनी जेब से अपने पर्सनल एसेट्स को स्टेक पर। लेट से सर उसके पर्सनल एसेट क्या हो सकते हैं? उसका पर्सनल हाउस होगा, उसका पर्सनल कुछ भी हो सकता है, हाउस हो गया, कार्स वगैरह हो गई, एनीथिंग। तो सर उसको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल कर कर ये 70 रुपीज की लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये पर्सनल एसेट्स को सेल करेगा, ठीक है, और ये 70 की लायबिलिटी पे ऑफ करेगा। ठीक है सर। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज। सर इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, ठीक है। कैपिटल में स्ट्रगल, सोल ट्रेडर में स्ट्रगल टू रेज कैपिटल, ठीक है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लार्ज बिजनेसेस। एंड हमारे पास देन लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सर अगर एक सोल ट्रेडर का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए या फिर वो बिजनेस ना कर पाए, तो सर उसका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता, लैक ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है सर। सर हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया सोल ट्रेडर के ऊपर। ठीक है जी। चलें सर, बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। चलें सर, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप और अब हम शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। अच्छा सर, इनकम स्टेटमेंट का ना मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ फॉर्मेट, फिर हम इसको रीड भी करते हैं। ठीक है। अब सर लेट से मैं बना रहा हूँ एक मोहम्मद शाह आलम। ठीक है सर, ये इसको छोटा कर देते हैं, मोहम्मद शाह आलम। मैं कौन हूँ सर? मैं एक सोल ट्रेडर हूँ। मैं आगे लिख भी देता हूँ, सोल ट्रेडर। अच्छा, मैं बनाने क्या जा रहा हूँ सर? सर मैं बनाने जा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा सर, हम ये भी लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। सर ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये बना रहे हैं फॉर्मेट। ठीक है जी। चलें सर, बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे और इसको शुरू करते हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं कि सर हमारे पास क्या 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 इनकम स्टेटमेंट है? जी सर बिल्कुल है। तो सर यहाँ पर हमारे हिसाब से सेल्स आनी चाहिए। ठीक है, सेल्स आ गई सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर क्या मेरे पास कोई रिटर्न इनवर्ट्स होते हैं? रिटर्न इनवर्ट्स, रिटर्न इनवर्ट्स जी सर बिल्कुल होते हैं। लेस रिटर्न इनवर्ट्स, रिटर्न इनवर्ट्स क्या होते हैं सर? सर रिटर्न इनवर्ट्स होते हैं वो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न होती है सर, जो कि हम जो कि कस्टमर ने हमें वापस कर दी होती हैं। ठीक है सर। यहाँ पर सेल्स आ गया, सेल्स में से हमने लेस कर दिया रिटर्न इनवर्ट्स को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सर ये जो अमाउंट बचेगी इसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। अच्छा, आप ये काम वर्किंग में कर सकते थे? जी सर बिल्कुल वर्किंग में कर सकते थे, सेल्स लेस रिटर्न इन्वर्ट्स करके आप यहाँ पर वर्किंग लाकर दिखा सकते थे। ठीक हो गई बात? अच्छा ये याद रखिएगा, मैं अभी हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग सेक्शन। ट्रेडिंग सेक्शन क्या होता है अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, फिर क्या होगा सर? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम यहाँ पर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सर गौर से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, हमारे पास होती है ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस को,
ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ट्स को, लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स को, और हम एक और चीज लेस करते हैं सर, यहाँ पर हम लेस करते हैं ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। ठीक है जी, तो हमारे और फिर हम इसके बाद एक और चीज को लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं, लेस करें क्लोजिंग इन्वेंट्री को। अच्छा, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा कि सर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को आउटर कॉलम में रखूंगा। ठीक है, देखें इसको इस तरह से रखूंगा मैं। सर यहाँ पर मैं परचेजेस लिखूंगा, परचेजेस में ऐड करूंगा कैरेज इनवर्ट्स। यहाँ पर मैं रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड्स लेस करूंगा, ड्राइंग ऑफ गुड्स लेस करूंगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर एक नेट अमाउंट आ जाएगा, इसमें से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको जब मैं यहाँ से लेस कर दूंगा, ये मेरे पास क्या है सर, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अच्छा सर, अब ना इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक नीचे वाली स्लाइड पे लेकर आता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा सर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हमने इसकी बात करी थी। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको ना इसमें कुछ चीजें बताई थी। सर क्या बताई थी सर, मैंने आपको कहा कि इसमें हम लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। सर मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताइएगा कि सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी। सर वो चीज जो मैंने लास्ट ईयर नहीं बेची हो, जो मैं लास्ट ईयर सेल नहीं कर पाया हूँगा, वो कहलाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। यस या नो? अगर वो चीज मैं लास्ट ईयर नहीं सेल कर पाया, तो वो मैं इस साल सेल करूंगा। ठीक है, तो वो इस साल इसलिए मैंने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड किया था। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा सर, फिर मैंने कहा कि परचेजेस। ठीक है जी, फिर मैंने परचेजेस की बात करी। जब मैंने परचेजेस की बात करी, सर ये चीज मैंने इस साल खरीदी है। ठीक है, तो मैंने इसी परचेजेस में से इसको मैंने परचेजेस में ऐड कर दिया। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने ऐड कर दिया, अब गौर से सुनिएगा। सर फिर क्या हुआ, मैंने इसी परचेजेस में से कुछ चीजों को रिटर्न आउटवर्ड्स मैंने वापस कर दिया। मैंने इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये मैंने क्या कहा उसको, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को टेक्निकली माइनस होना चाहिए, तो सर मैंने इसलिए इसको माइनस भी कर दिया था। ठीक है सर, इसी में से मैंने कोई चीज, इसी परचेजेस में से मैंने कुछ जो है जिसकी मैंने ड्राइंग्स कर ली। ठीक है, मैंने इसी में से कुछ चीजों की ड्राइंग्स कर ली, तो सर टेक्निकली वो भी मेरी कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, तो सर उसको भी मैंने लेस कर दिया। ठीक है सर, इसी परचेजेस में से इसी में मैंने इसको लाने में क्या हुआ होगा, कैरेज इनवर्ट्स लगा होगा। ठीक है, इसको लाने में कैरेज इनवर्ट्स लगा होगा। ठीक है, तो सर मैंने, जाहिर है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। अगर मैं सामान खरीदता ही नहीं, मैं परचेजेस करता ही नहीं, तो वो कैरेज इनवर्ट्स आती ही नहीं। तो सर जब मैंने परचेजेस की तो वो कैरेज इनवर्ट्स आई, तो सर इसीलिए मैं उसको ऐड कर दूंगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो सर ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, परचेजेस है उसमें मैं ऐड करूंगा कैरेज इनवर्ट, उसमें से मैं लेस करूंगा रिटर्न आउटवर्ड, उसमें से मैं लेस करूंगा ड्राइंग ऑफ गुड्स। क्यों सर, मैंने परचेजेस की, उसमें से मैंने कुछ सामान मैंने बेच दिया, वापस भेज दिया। क्यों भेज दिया सर, क्योंकि वो खराब था। तो सर जाहिर है वो परचेजेस में नहीं आना चाहिए। सर उसके बाद फिर कुछ सामान मैं घर ले गया, तो सर मैं जो सामान घर ले गया, मैं उसको अपनी कॉस्ट में क्यों शामिल करूंगा, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मैंने इसलिए हटा दिया। देन सर देन सर मैंने एक कैरेज इनवर्ट्स, मैं संभार से सामान लेके आया, कैरेज इनवर्ट्स होता है वो सामान जो, वो कॉस्ट जो बाहर से सामान लाने के लिए जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करी, मैं इसको लिख देता हूँ। ये होती है सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर्स वेयर हाउस टू बिजनेस वेयर हाउस। सर हम सप्लायर के वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस से सामान लेके आए, तो जो कॉस्ट हमने ली उसको हमने कैरेज इनवर्ट्स कहा। सर मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। सर मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो सर अगर मैं परचेजेस करता ही नहीं तो ये कॉस्ट आती नहीं, तो सर मैंने की तो आई, तो सर इसलिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाएगी। एंड देन सर मेरे पास एक लास्ट चीज है जिसको मैं कहता हूँ क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, सर वो चीज जो मैं बचा कर बैठ गया। सर अब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को बचा कर बैठ गया, तो सर मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताइएगा। सर मुझे गौर से सोच के बताइएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस साल की करंट ईयर की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए? सर हरगिज भी नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वो बचा कर बैठ चुका हूँ।
देयरफॉर वो करंट ईयर की कॉस्ट में किसी सूरत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गई बात। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मेट। सर अब मैं सेल में से, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करूंगा। सर मैं रिपीट करता हूँ, जब मैं सेल्स में से, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करूंगा तो मेरे पास एक चीज आएगी जिसको मैं बोलता हूँ क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और सर ये मेरा इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग सेक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है सर, आज आप इसको रीड कर लेते हैं। क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चलें सर। कहते हैं द ट्रेडिंग सेक्शन इज कंसर्न, द ट्रेडिंग सेक्शन इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। एंड इट्स पर्पस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न ऑन द गुड्स सोल्ड। ठीक है सर, मैंने जो प्रॉफिट कमाया गुड्स बेचकर, अभी मैंने यहाँ पर कोई सिर्फ मैंने गुड्स को बेचा और खरीदा, और मैंने उसी से जो प्रॉफिट कमा लिया उसको मैं बोलता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। और वो बस सिर्फ मैंने ये चीज डाली, मैंने ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया, ना मैंने रेंट को इंक्लूड किया, ना मैंने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया, ना मैंने बेड डेट को इंक्लूड किया, किसी चीज को भी इंक्लूड नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ सामान खरीदा और बेचा है, और उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो खर्चे हैं सिर्फ वो डाले हैं। इसको मैं क्या कहता हूँ, ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, सर मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर मैंने यही तो किया, ये मैंने क्या निकाली, ये मैंने सेलिंग प्राइस तो निकाली है, यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस निकाली है और मैंने उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से लेस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूं, मैं अगर आपको यहाँ पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताऊं, सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सर ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल रेवेन्यू, या सेल्स के लिए आप रेवेन्यू कह लें, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है कोई बात। ठीक है सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सर ये बात हमने अभी कर ली, सेल्स रिटर्न को, सेल्स हमने लिखी है ऊपर, ये रही सर, देखें सेल्स लिख ली, उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से। ठीक है कोई बात। फिर क्या हुआ, हमने कहा अच्छा अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला एरिया पड़िएगा। ठीक है, कहता है द कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली सोल्ड। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कहा, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। ठीक है, इधर ओपनिंग इन्वेंट्री का एंड यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं सर, दिस इज नॉट नेसेसरीली द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सम गुड्स मे हैव बीन इन स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड सम ऑफ द गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर मे रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सर ये क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं यहाँ पर इसकी बात लिखता हूँ। ठीक है, वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। सर फिर हम परचेजेस में ये सारा काम हमने क्यों किया, सर ये मैंने क्या किया था, सर ये मैंने ये वाली जो काम किया था, सर ये मैंने परचेजेस में ही एडजस्टमेंट डालकर एक परचेजेस का नेट अमाउंट बनाया था। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया था। ठीक है कोई बात। चले सर, इसको रीड करते हैं आगे। The purchases figures, the purchases figures represent the total cost of purchase less any purchase return। ठीक हो गई बात। अच्छा इसको अच्छा, the purchase figure total cost less purchase return, if carriage inwards has been paid on goods purchase they must be added to the purchase as it increases the cost of the goods। ठीक हो गई बात। वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड्स है तो उसको भी ऐड कर दो। इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस हैज विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो सर उसको आप लेस कर देंगे, गुड्स फॉर ओन यूज को वो कह रहा है आप लेस कर दें। ठीक हो गई बात। विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो ये भी लेस हो जाएगा। सो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सर ये क्या कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को कम कर रहा है। इफ गुड्स टेकन बाय द ओनर हैव नॉट ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड दे मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज। अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया तो वो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर सवाल में लिखा हुआ है, सर सवाल में अगर लिखा हुआ है कि हमने वो क्रेडिट कर दिया, ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया परचेज अकाउंट में, तो सर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहेगा इट हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, तो हमें उसको भी लेस करना पड़ेगा परचेजेस में से। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, ये बात अब सर ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है सर, नेट परचेजेस इक्वल्स टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस गुड्स फॉर ओन यूज। ठीक हो गई बात। अब वो कहते हैं द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज शोन इन द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, दिस मस्ट हैव अ हेडिंग व्हिच इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड। सर ये मैंने अभी लिख दिया कि 31 दिसंबर 2024। एंड देन सर वो कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड, इट ऑल्सो यूजुअल टू इंक्लूड द नेम अंडर विच द बिजनेस ट्रेड। सर ये मोहम्मद शाह आलम सोल ट्रेडर, ये मेरा नाम,
एंटिटी का टाइम पीरियड जिसमें हमने बनाया, और हमारे पास क्या चीज हम बना रहे हैं, तीनों चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो सर ये मेरे पास आ गया ट्रेडिंग सेक्शन। ठीक है सर, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, और अब हम देखने जा रहे हैं पूरी फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अभी इनकम को और एक्सपेंसेस को, ताकि हम पहुंच जाएं किस पर, ताकि हम पहुंच जाएं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पर। चलें सर, अब हम जा रहे हैं एक स्टेप और आगे, और अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट का। सर अपना गौर से याद रखिएगा, देखिएगा सर, अभी हमने ना ऊपर निकाल लिया था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था हमने। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लेट से कुछ भी अमाउंट आया, सर मैं यहाँ पर ना लेस करूंगा, ऐड करूंगा अदर इनकम। ठीक है जी, ऐड करूंगा अदर इनकम। और सर मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। एक मिनट दीजिएगा। जी हाँ, और ये लेस हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास इसी तरह आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इनकम की। सर मेरे पास इनकम क्या हो सकती है, कौन कौन सी चीजें इनकम हो सकती है। सर यहाँ पर हमारे पास इनकम हो सकती है एक, क्या चीज सर, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, जो डिस्काउंट मिला आपको, सर हम उसको बोलेंगे ये आपकी इनकम है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है। सर आप एक बंदे, आपने अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सर आपको वहां से क्या मिल रहा होगा, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड भी आपकी इनकम हो गई। ठीक है, वही बात। अच्छा सर, एक और बात कर लेते हैं। सर आपने क्या किया हुआ है, सर आपने जो है ना, आपने कुछ कंसल्टेंसी किसी को प्रोवाइड किया, कुछ भी किया, तो आपको एक इनकम और मिली होगी, जिसको हम बोल सकते हैं कमीशन रिसीव्ड। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाए, आपको मिला होगा कमीशन, मिला होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड। एंड सर हमारे पास और भी कुछ इस तरह की इनकम हो सकती है। एक इनकम और होती है, सिंस अभी हमने वो वाला सिनेरियो पढ़ा नहीं है, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। वो हमारे पास होता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो वो एक इनकम होती है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए वो इररेलेवेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सर मेरे पास, अब गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन का एक एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है सर, एक एक्सपेंस मेरे पास हो सकता है रेंट हो सकता है। ठीक है, मेरे पास एक एक्सपेंस हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है सर, मेरे पास एक एक्सपेंस हो सकता है बेड डेट, क्योंकि बेड डेट एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल है, मैं बता देता हूँ। बेड डेट एक एक्सपेंस हो सकता है। सर एक आपके पास एक्सपेंस हो सकता है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है सर, एक आपके पास सर एक एक्सपेंस और हो सकता है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। सर मैंने अभी आपको कैरेज इनवर्ट्स पढ़ा दिया। सर पेपर में ना ये दोनों चीजें दी हुई होंगी, और आपको इन्हीं में मसला आएगा। सर कैरेज इनवर्ट, सर कैरेज इनवर्ट हम बनाते हैं पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन सर ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड, सर हम इसको कभी भी उसका पार्ट नहीं बनाएंगे कॉस्ट का। सर ये कैरेज आउटवर्ड्स क्या होते हैं, कि सर हम अपने वेयर हाउस से सेंड कर दें किसको, कस्टमर को। ठीक है, तो ये सर मेरे पास हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, हम अपने वेयर हाउस से कस्टमर को सेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड। सर वो क्या था, हम सप्लायर के वेयर हाउस से अपने प्रेमिसेस में लेकर आ रहे हैं, तो सर वो था कैरेज इनवर्ड्स। सर हम अपने वेयर हाउस से कस्टमर को सेंड कर रहे हैं, ये हो जाता है कैरेज आउटवर्ड। सर आप बोलेंगे कि ये ऐसा कब होता है, सर आमतौर पे जब हम कस्टमर को बेनिफिट देते हैं, हम अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर को बेनिफिट देते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। लेकिन सर उस फ्री डिलीवरी पर हमें तो कॉस्ट पड़ी है ना, वो कॉस्ट हम एक्सपेंसेस अपने एक्सपेंस में डालते हैं। आमतौर पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं कोई डिलीवरी वगैरह नहीं दे रहा, फ्री डिलीवरी नहीं है, आओ अपना सामान खुद पिक करो, तो हमें जाना पड़ता है अपना सामान उठाने के लिए। तो देयर फोर हम इसलिए कैरेज इनवर्ट्स को ऊपर रखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड ऑन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलें सर, इसको रीड कर लेते हैं, क्या कहता है ये कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट इज कंसर्न विद प्रॉफिट एंड लॉसेस, गेन्स, एक्सपेंसेस। ठीक है जी, इट इज द पर्पस टू कैलकुलेट द फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल रनिंग एक्सपेंस एंड अदर आइटम्स। ठीक है। अच्छा, दिस इज नोन एज प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर में से ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, सर इनकम में ना हमारे पास एक और चीज होती है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था डेप्रिसिएशन में, अगर आपको याद हो, गेन ऑन डिस्पोजल। और सर यहाँ पर मेरे पास होता है
लॉस ऑन डिस्पोजल, एक्सपेंसेस में एक चीज होती है जिसको मैं बोलता हूँ लॉस ऑन डिस्पोजल। तो सर आई होप बस ये चीजें आप लोगों को याद होंगी, ये याद रखिएगा थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, अच्छा सर इस फॉर्मेट में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐड अदर इनकम। सर मैं यहाँ पर अदर इनकम के रेफरेंस नहीं लिख रहा, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मैंने बता भी दिया है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है सर, यहाँ पर हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती है, मैंने ऊपर डिस्कस की है, एक दो का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। सर यहाँ पर हमारे पास रेंट आ सकता है, ठीक है जी। सर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया। एंड सर यहाँ पर मेरे पास आ सकता है डेप्रिसिएशन। ये तीन इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिख दिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि आपको याद रहे। ठीक है जी, इन तीनों को हम यहाँ पर रखकर टोटल करेंगे। ये हमारे पास आ गया टोटल एक्सपेंस। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर रखकर लेस करेंगे, तो हमारे पास बची हुई चीज आ जाएगी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर आई होप आपको ये इनकम स्टेटमेंट का एटलीस्ट फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। एक दो चीजें और है सर, क्या है एक चीज, सर इसमें एक चीज है इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये हमने एक बिजनेस का बनाया जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बाहर से सामान खरीदती थी और बेचती थी, खरीदती थी और बेचती थी। सर इसके बाद हम बना, अभी हम थोड़ा सा उसको रीड कर लेंगे बस थोड़ी। भाई इनकम होती है और एक्सपेंस होता है, उन्होंने सर्विस इनकम आई होगी उनके पास और कुछ एक्सपेंसेस इनकट किए होंगे, तो अभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। खैर ये एक, सर मैंने इनकम स्टेटमेंट को पढ़ाना शुरू किया अकाउंट में, मैंने कहा सेल्स होती है उसके बाद रिटर्न इनवर्ट्स होते हैं, दोनों को लेस, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ट्स को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट सेल्स आ जाएगी। ठीक है जी, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, सर ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसमें ऐड करते हैं परचेजेस को, उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। सर परचेजेस कौन सी वाली जाती है, नेट परचेजेस जाती हैं, जिसमें हम ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ट्स को, लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स को, लेस करते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स को। तो सर हमारे पास क्या अमाउंट आ जाती है, नेट परचेजेस आ जाती है। सर हम ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं नेट परचेजेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर अब हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सर हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से निकालते हैं, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, ऐड करते हैं अदर इनकम को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट फॉर दी ईयर। सर इनकम क्या होती है, सर इनकम में हमारे पास कमीशन रिसीव आ सकता है, डिविडेंड रिसीव आ सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आ सकता है। एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या होते हैं, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट एंड सो ऑन। सर आपने क्या करना है, सर आपने एक्सपेंसेस इनकम को याद नहीं करना, आपने सवाल में देखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाना है। एंड देन फिर आपने क्या करना है, आपने जो है एक्सपेंसेस को अलग रखना है, इनकम को अलग रखना है। इसी फॉर्मेट पे आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है एंड दैट्स इट, कंप्लीट। ठीक है कोई बात। सर यहाँ पर मैंने आपका इनकम स्टेटमेंट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन खत्म करा दिया। अगली वीडियो में हम इसको शुरू करते हैं सर्विस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, देन हम बैलेंस शीट को शुरू करेंगे एंड देन फिर हमारे पास एक सवाल आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कि फुल फ्लेज होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।